जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भाईचारा भाईचारा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तीन बड़े सवाल किसान आंदोलन को लेकर उठ रहे हैं। नए तरह के सवाल हैं और नए तरह के इनके जवाब हैं, वह आपको बड़े गौर से इनको सुनना चाहिए। एक सवाल है कि अगर क्या कोरोना नहीं होता तो क्या किसानों का आंदोलन इतना सफल होता। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी नहीं कहा जाता तो क्या किसान एकजुट होकर सरकार को झुकाने में कामयाब हो पाते। झुकाने का मतलब यही है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर पाते। एक तीसरा सवाल उठता है कि अगर मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते तो क्या किसानों में वो एकता दिखाई देती जो आज की तारीख में दिखाई दे रही है। ये तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं और तीनों मोर्चे पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टियों ने कहीं ना कहीं गलती की है। इसका विश्लेषण बाद में करेंगे, लेकिन गलती सुधारने की दिशा में क्या किया जा रहा है। गलती सुधारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि पराली कानून के तहत जो किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है सरकारों को, वो वापस ले लिया जाएगा। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और अब किसान थोड़ा नरम पड़े हैं। किसान नरम इसलिए पड़े हैं, इसका सबूत यह है कि 29 नवंबर को जो किसान कह रहे थे कि वो रैली निकालेंगे, संसद तक मार्च करेंगे, वो अब नहीं करेंगे। कुल मिलाकर किसानों को समझ में आ गया है कि अगर वो अड़े रहेंगे तो सरकार को झुका पाएंगे। अगर वो खाली हाथ चले जाएंगे या आश्वासनों के आधार पर चले जाएंगे तो मंत्री क्या संतरी भी नहीं पूछेगा। सरकार को भी समझ में आ गया है कि अगर किसानों को वहां से उठाना है गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर से, तो उनके हाथ में लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ खत थमाना पड़ेगा, नहीं तो किसान जाने वाले नहीं हैं। उधर सरकार को यह बात भी समझ में आ गई है कि अगर कृषि क्षेत्र में आगे और सुधार करने हैं तो किसानों से सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है, उनको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन कोरोना नहीं होता तो क्या किसानों का आंदोलन इतना सफल होता। ये बात इसलिए कही जा रही है कि देखिए, बहुत सारे जाट समुदाय के भी और किसानों के भी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो गांव छोड़कर शहरों में आ गए हैं, शहरों में नौकरी करते हैं, लेकिन आजीविका का एक सोर्स उनका गांव की खेती भी रहता है कि धान गेहूं वगैरह मंगा लिया, दालें मंगा ली। और जिन उम्मीदों के साथ वो शहर में गए थे वो उम्मीदें भी खरी नहीं उतर पा रही हैं। इतनी तनख्वाह भी नहीं मिल रही। बच्चों की जो उम्मीदें हैं उनको भी पूरा करने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बड़ा हद तक कोरोना हुआ तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद अपने गांव में आ गए। गांव में आके उन्होंने नए सिरे से हालात देखे और उन्हें लगा कि यार शहर की 2 रोटी से अच्छा तो गांव की 1 रोटी ही ठीक है। उन्हें यह भी लगा कि शहर में वो बहुत कुछ खोते जा रहे थे जो गांव में वो वापसी कर सकते हैं। फिर उन्हें लगा कि भाई हमारे पास एक खेती ही तो है, एक जमीन ही तो है और ये जमीन भी सरकार लेने पर अड़ी हुई है, इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। हालांकि ये युवा वर्ग खेती को उस रूप में पसंद नहीं करना, लेकिन किसानों के मुद्दे पर वो किसानों के साथ हो गया। दूसरा जो खालिस्तान वाला बात कही गई, आतंकवादी कहा गया, तो उससे किसान एक हुए। उन्हें लगा कि अरे हम देश के लिए मर खपते हैं, हम अनाज उत्पादते हैं और हमें ये गालियां दी जा रही हैं। तो किसान और एक हो गया और जिद पर अड़ गया कि अब तो लेकर ही रहेंगे। कैसे कैसे हमें खालिस्तानी और आतंकवादी बता दिया। तीसरा जो किसान परिवार है वो भी समझ रहा था, बच्चे समझ रहे थे, महिलाएं समझ रही थी कि उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ यह आंदोलन है। इसलिए जब मर्द किसान बॉर्डर पर थे तो बच्चे खेतों में आ गए जो नहीं आते थे। महिलाएं खेतों में आकर मोर्चा संभाल लिया। ये एक बड़ी बात हुई। चौथी बात ये हुई कि मुजफ्फरनगर दंगे से पहले उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हो चाहे मुसलमान हो, वो एक साथ रहते थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते थे। यानी औजारों को तेज करने का काम मुसलमानों आमतौर पर करते थे और
गांव में जैसे नाई को भगा दिया गया एक तरह से, तो नाई कितने काम आता था। तो दंगों के बाद लोगों ने सोचना शुरू किया 2016 के बाद से कि चरण सिंह और महेंद्र सिंह टकेत के बीच भी कितने अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, वैसे रिश्ते पैदा करने की जरूरत है। एक दूसरे की समाज में जरूरत है, एक दूसरे से नफरत करके हम नहीं चल सकते। उधर एक पार्टी विशेष ने जब इन बातों को उकसाना शुरू किया तो किसानों को लगा कि ये पार्टी विशेष के लोग हम लोगों में और ज्यादा डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं। और वैसे भी किसान आंदोलन के तहत जाट किसानों का हक हो या फिर मुसलमान किसानों का हक हो, वो एक हक में बदल गया था। बकाया गन्ने की पैसा मिलने की मांग की बात हो तो ये मुसलमान किसानों की भी मांग थी और जाट और हिंदू किसानों की भी मांग थी, ब्राह्मण किसानों की भी मांग थी, जमींदार किसानों की भी मांग थी। तो सब एक साथ हो गए। कुल मिलाकर किसानों को लगा कि हमारी अस्मिता के लिए जरूरी है कि हमें एक होना। उधर जो विदेश में रह रहे थे किसान, बड़े किसान जैसे कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो वहां जाकर रियलाइज करते थे कि देश की माटी क्या होती है, माटी की खुशबू क्या होती है, पहली बारिश पड़ती है तो कैसी सौंधी सौंधी महक निकलती है। और उनका ये भावनात्मक अटैचमेंट था, चाहे वो देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। और वहां बैठकर उनको लगा कि ये कैसी सरकार है जो कॉरपोरेट को हमारी जमीनें दे देना चाहती है, हमें उस सौंधी सौंधी खुशबू से अलग रखना चाहती है। तो उन्होंने बाहर से समर्थन करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जनमत जुटाने की कोशिश की गई, अपनी अपनी सरकारों को भी वहां प्रभावित करने की कोशिश की गई, एनजीओ सेक्टर को प्रभावित करने की कोशिश हुई। तो ये एक बड़ी वजह हुई जो किसानों का आंदोलन सफल हो पाया। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि फिर चुनाव में क्या होगा। चुनाव में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसान एक इकाई के रूप में एक हुआ है। किसानों ने ये बताया है कि एक रहकर कैसे अपने हक की लड़ाई लड़े तो जीता जा सकता है। एक और बात है कि किसानों ने अपने आंदोलन को 1 साल तक चलाकर और उसे सफल बनाकर पॉलिटिकल पार्टियां भीतर से कितनी कमजोर होती हैं और फ्रेजाइल होती हैं, इस हकीकत को सामने ला दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब किसान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। या फिर पंजाब में क्या ऐसा हो सकता था या अभी भी हो सकता है कि किसान खुद एक पॉलिटिकल ताकत के रूप में सामने आए और एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट ही करने की कोशिश करें। क्या यह संभव हो सकता? कहना मुश्किल है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।